नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई नाटक। आपके जयशंकर प्रसाद का अजातशत्रु पाठ्यक्रम में शामिल है। तो नाटक के जो तत्व होते हैं उसके आधार पर हमें नाटक को समझना होता है। तो सबसे पहले हम उन तत्वों की चर्चा करते हैं कि नाटक के तत्व कौन कौन से होते हैं। नाटक के तत्वों का उल्लेख और उसका विस्तृत व्याख्या और उसके आधार पर अजातशत्रु नाटक की समीक्षा। पहले तो हम इस वीडियो में इतना नहीं कर पाएंगे, 15-20 मिनट के वीडियो में। तो हम केवल नाटक के तत्वों के बारे में देखते हैं कि नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं। उसके बाद हम जब अजातशत्रु पूरा पढ़ चुके हो उसको इन तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा कैसे समझ सकते हैं वह आप पढ़ के और अभ्यास करना है, आपको लिखना भी है। तो नाटक के जो तत्व है मैं इनका उल्लेख कर लेता हूँ। जैसे सबसे पहले कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा है संवाद या कथोपकथन। चौथा है उद्देश्य। पांचवा है भाषा एवं शैली। छठा है अभिनेता और संकलन त्रय भी होता है। तो इसके नाटक के हम विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। ये क्या होते हैं, एक वातावरण एवं देश काल भी होता है। तो इनके अलग अलग जो तत्व है इनकी हम चर्चा करते हैं। पहला नाटक का तत्व है कथावस्तु। कथावस्तु नाटक का मूल है या कह सकते हैं आधार है या कह सकते हैं कि भूमि है या नींव है। उसके ऊपर ही महल खड़ा होता है। कथावस्तु अंग्रेजी में प्लॉट की संज्ञा दी गई है। कथा तो सभी प्रबंध या प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक भी प्रबंधात्मक है, यानी बंधा हुआ है। यह अंकों में, दृश्यों में विभाजित रहता है और एक कथा क्रमबद्ध चलती है, पूर्वापर संबंध युक्त होती है, इसलिए यह प्रबंधात्मक कृति कहलाती है। इसलिए कथानक तो होता ही है, उपन्यास में भी होता है। ये कथानक, इसका दूसरा नाम कथावस्तु भी कह सकते हैं, इसको कथानक भी कह सकते हैं। भारतीय आचार्यों ने इसके 3 प्रकार माने हैं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। कथानक के 3 प्रकार या कथावस्तु के 3 प्रकार, यानी कोई कहानी है, कोई नाटक है, कोई उपन्यास है, हमारे पास उसका खाका होना चाहिए, रूपरेखा होनी चाहिए या कहानी होनी। हम कहते हैं जिसको कहानी या नाटक की कहानी कहते हैं या उपन्यास की कहानी। कहानी तो एक अलग सी विधा है, लेकिन हम एक बात एक सार में लिखते हैं। जैसे उपन्यास 200 पेज का और उसकी हम कथा सार लिखते हैं। कथा सार के मुख्य घटनाएं क्या है, वो कथा सार, वो कथा वस्तु, वो कथानक है। और ये 3 प्रकार के प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। प्रख्यात कथा इतिहास पुराण से प्राप्त होती है, कहीं से भी हो सकती है। कोई नायक है, अलग अलग प्रकार के नायक होते हैं, पौराणिक भी हो सकता है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, और आजकल तो साधारण मनुष्य को भी नायक बनाया जाता है और लिखा जाता है उसमें साहित्य। उत्पाद्य कथा कल्पना पराश्रित होती है, जब उसे मिश्र कहते हैं। प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र।
यानी मिस्र में प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों हो। प्रख्यात जो कुछ घटित हो चुका है वहाँ से लेते हैं, जो पहले से चर्चित है। उत्पाद्य जो नया निर्माण करते हैं, और जो कल्पना और उत्पाद्य दोनों हो से मिलकर बनती है नई और पुरानी, वो मिस्र कथा है, जिसमें इतिहास और कथा या कल्पना दोनों का योग रहता है। इन कथा आधारों के बाद नाटक कथा को मुख्य तथा गौण अथवा प्रासंगिक भेदों में भी बांटा जाता है। प्रासंगिक के भी आगे पताका और प्रकरी भेद होते हैं। पताका प्रासंगिक कथा वस्तु मुख्य कथा के साथ अंत तक चलती है, जब प्रकरी बीच में ही समाप्त होती है। यानी उपन्यास लंबा है, नाटक लंबा है, इसको बहुत जब मंचित होता है तब इसमें कई कहानियाँ चलती हैं। कुछ कहानियाँ, कुछ पात्र एक दो दृश्यों में ही आते हैं। कुछ पात्र जो है पहले अंक से शुरू होकर अंत तक चलते हैं, वो पताका है। जो बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, उनका कहानी तो वो प्रकरी है। इसके अतिरिक्त नाटक की कथा के विकास हेतु कार्य व्यापार हैं। 5 अवस्थाएं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्रयासाद, नियताप्ति और फलागम। इसके अतिरिक्त नाटक में 5 संधियाँ भी होती हैं। तो वास्तव में नाटक को अपनी कथा वस्तु की योजना में पात्रों और घटनाओं को इस रूप में संगति बैठानी होती है कि पात्र कार्य व्यापार को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सके। नाटककार को ऐसे प्रसंग कथा में नहीं रखने चाहिए जो मंच के संयोग ना हो। यदि कुछ प्रसंग बहुत आवश्यक है तो नाटककार को उसकी सूचना कथा में दे देनी चाहिए। नाटक की कथा वस्तु कई प्रकार की हो सकती है। पौराणिक भी हो सकती है, ऐतिहासिक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, और वर्तमान में कुछ चल रही समस्याओं के आधार पर भी हो सकती है। तो नाटक ऐसा होना चाहिए जिसका संप्रेषण अच्छी तरह से हो। ये एक दृश्य माध्यम है, नाटक दृश्य माध्यम है, जो दर्शक श्रोता देखते और सुनते हैं, संवाद सुनते हैं, दृश्य देखते हैं, और अभिनय जो अभिनेता है वो अभिनय करते हैं। ये कथा वस्तु की जो पहला तत्व है, ये कहानी, उपन्यास, नाटक सब में होता है और ये अनिवार्य है। इसके बिना कोई नाटक का सृजन नहीं कर सकता है। दूसरा नाटक का तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र होंगे तो उनका चरित्र चित्रण भी होगा। सबसे पहले उस कथा का, कहानी का खाका नाटककार के, कहानीकार के, उपन्यासकार के मन में होता है। फिर वो पात्र आते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण धीरे धीरे खुलता रहता है, चरित्र चित्रण होता रहता है, जो लेखक चाहता है वैसा ही। नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है। हाँ, नाटक में नाटककार अपनी तरह से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, पात्र बोलते हैं। हाँ, जिस पात्र को जिस रूप में नाटककार ढालना चाहता है वैसे ढाल सकता है। पात्र बोलते हैं और उनके माध्यम से उनके चरित्र चित्रण का पता चलता है। तो नाटकों में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो प्रमुख पात्र होता है वो विनयी, सुंदर, शीलवान, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। तो आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। किसी भी समस्या को उठाया जाता है। पात्रों
के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होता है। मुख्य पात्र वो होता है जो शुरुआत से लेकर के अंत तक हो और वो घटना है या वो कथा है उसके आसपास चलती हो। पात्रों का सजीव और प्रभावशाली चरित्र ही नाटक की जान होता है। कथा वस्तु के अनुरूप नायक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोद्धत हो सकता है। ये भारतीय काव्य शास्त्र में नायकों के रूप हैं अलग अलग, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत, धीरोद्धत, जो अलग अलग नाटकों में आपको देखने को मिलते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण के बाद एक और नाटक का प्रमुख तत्व है उद्देश्य। बिना उद्देश्य से कोई कार्य नहीं किया जा सकता। वैसे ही बिना उद्देश्य के या बिना प्रयोजन के नाटक की रचना या साहित्य की रचना भी नहीं होती है। सामाजिक के हृदय में रक्त का संचार करना ही नाटक का उद्देश्य होता है। नाटक के अन्य तत्व इस उद्देश्य के साधन मात्र होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण सदा आशावादी रहा है, इसलिए संस्कृत के प्राय सभी नाटक सुखांत रहे हैं। पश्चिमी नाटककारों ने या साहित्यकारों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या मानते हुए उसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण अपनाया है। उसके प्रभाव से हमारे यहाँ भी कई नाटक दुखांत में लिखे गए हैं, किंतु सत्य है कि उदास नाटकों के दुखांत अंत से मन खिन्न हो जाता है, अतः दुखांत नाटकों का प्रचार कम होना चाहिए। सामाजिक के हृदय में यहाँ हम बात करते हैं, सामाजिक कौन है? जो श्रोता है। और यहाँ जो रक्त का संचार का बात हो रही है, ये यहाँ यह होता है कि जो घटना, जो नाटक, जो चरित्र, जो अभिनय जो सामाजिक देख रहा है उस तक वो बात पहुँचे और वो अनुभूति वो महसूस करें। यहाँ रक्त नहीं, वो रस का संचार है। भूलवश इसमें लिख दिया गया है यहाँ रस का संचार। और अलग अलग रसों में नाटक लिखे जाते हैं। मुख्य श्रृंगार एवं वीर रस होते हैं और गौण रूप से अन्य रस भी नाटकों में प्रयुक्त होते रहते हैं। अब उद्देश्य क्या है कि हम जो लिख रहे हैं या लेखक है, नाटककार जो नाटक लिख रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, जनता में क्या संदेश देना चाहता है लेखक। जैसे अजातशत्रु ही है, प्रसाद ने लिखा है, तो प्रसाद का मुख्य उद्देश्य यहाँ है कि हमारी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समृद्धता को आप तक पहुँचाए और नैतिक एवं जीवन मूल्यों को, उनकी जो महत्व है वो आप तक पहुँचाए। तो एक यथार्थ से शुरू होकर आदर्श, जो प्रेमचंद है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद उपन्यासकार बात कर रहे हैं, आदर्श की स्थापना की बात है, हृदय परिवर्तन की बात है। कुछ पात्र जो पहले बुरे होते हैं और बाद में वो अच्छे बन जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो आदर्श रूप है और वो मानवतावादी बात और वो जीवन मूल्य, वो नैतिक मूल्य, ये उद्देश्य है मुख्य, क्या इसको पढ़ करके हम कुछ सीख सकें। इसके अलावा नाटक का एक और तत्व है भाषा एवं शैली। नाटक सर्वसाधारण की वस्तु है, अतः उसकी भाषा शैली सरल, स्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए, जिससे नाटक में प्रभाविकता का समावेश हो सके तथा दर्शक को क्लिष्ट भाषा के कारण बौद्धिक श्रम ना करना पड़े, अन्यथा रस की अनुभूति में बाधा पहुंचेगी। अतः नाटक की भाषा सरल व स्पष्ट रूप में प्रभावित होनी। यहाँ बात भाषा एवं शैली की है। प्रत्येक
हिंदी भाषा, हम हिंदी भाषा की बात करें, हिंदी भाषा में ये अजातशत्रु भी लिखा है, खड़ी बोली हिंदी में है। खड़ी बोली हिंदी में ही सब लिखते हैं, पर सबकी शैली अलग होती है। सबकी भाषा तो यही है, पर शब्दावली अलग होती है। उनका वाक्य जो संयोजन होता है वो सबका अलग होता है। और हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि देखो, हम अंतर भी कर सकते हैं कि ये कितना, ये अच्छा है, ये उससे भी अच्छा है, ये सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार भाषा ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी तरीके से सामाजिक तक पहुंच जाए, श्रोताओं तक पहुंच जाए, दर्शक तक पहुंच जाए, पाठक तक पहुंच जाए। वो आपके वाक्यों को, आपकी जो नियोजन भाषा का किया है आपने या नाटककार ने, उसका उद्देश्य है, उसका कथानक है, वो भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। और वो संवादों के माध्यम से, संवाद भी ऐसे होने चाहिए जो समझ आ जाए। ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होने चाहिए कि शब्दावली देखना पड़े। तो इस प्रकार सरल स्पष्ट भाषा, क्योंकि ये मंचित होने वाले होते हैं, और मंचन के लिए संवाद भी छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि उस अभिनेता को लंबे संवाद याद करने की समस्या न रहे। प्रसाद के नाटकों पर ये आरोप लगाया जाता है कि उसमें लंबे संवाद है, लेकिन बाद में प्रसाद ने, ध्रुव स्वामी ने वगैरह लिखे हैं तो अच्छी तरीके से मंचित भी हुए हैं, उसका भी ध्यान रखा है इन्होंने। अगला जो नाटक का तत्व है, देश काल और वातावरण। देश काल क्या है, वातावरण क्या है? देश काल उस समय का समय, और वो वातावरण। हम नाटक जो लिखते हैं, देश काल वातावरण के चित्र में नाटककार को युग अनुरूप के प्रति विशेष सतर्क रहना आवश्यक होता है। पश्चिमी नाटक में देश काल के अंतर्गत संकलन त्रय है। यहाँ संकलन त्रय समय, स्थान और कार्य की कुशलता का वर्णन किया जाता है। ये समय, स्थान और कार्य, ये अलग से भी हम एक नाटक का तत्व मान सकते हैं, संकलन त्रय, और इसके अंतर्गत भी मान सकते हैं। बात एक समय, स्थान और कार्य की एकता होनी चाहिए। क्या वो घटना किस समय की है, वह घटना किस स्थान की है, और उसमें क्या कार्य हो रहा है, इन तीनों का कुशलता से वर्णन होना चाहिए। हम बहुत लंबे समय को एक नाटक में पिरोना बहुत मुश्किल होता है। मंचन एक जगह हो रहा है तो बहुत बार ज़्यादा स्थानों का परिवर्तन भी नाटक में समस्या उत्पन्न कर सकता है। और कार्य की बात है तो वो भी श्रृंखलाबद्ध रूप से होना चाहिए। तो इस प्रकार समय, स्थान और कार्य का संकलन त्रय में ध्यान रखा जाता है, और विशेष रूप से पश्चिमी नाटकों में। यहाँ बात देश काल एवं वातावरण की आती है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। देश काल और वातावरण का उचित ध्यान, इसके अंतर्गत पात्रों की वेशभूषा, तात्कालिक धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों में युग का विशेष स्थान है, तथा नाटकों के तत्वों में देश काल वातावरण का अपना महत्व है। हम किस काल का नाटक लिख रहे हैं? आधुनिक काल का लिख रहे हैं तो हम प्राचीन काल की वेशभूषा नहीं पहन सकते, या मुगल काल का लिख रहे हैं तो हम, या हम आदिकाल बौद्ध काल का लिख रहे हैं और वहाँ हम टीवी दिखा रहे हैं कि वो टीवी देख रहा था, उसने लाइट ऑन की और पंखा ऑन किया, तो ये उचित नहीं होता है। ये आपकी नाटककार की क्षमता पर संदेह उत्पन्न करता है। हमें ये देश काल और वातावरण का ध्यान रखना होता है। तत्काल में क्या था, उस समय क्या था, जिस समय का नाटक हम लिख रहे हैं। हम अगर प्राचीन काल अशोक के समय का लिख रहे हैं और उसमें अंग्रेज़ों की बात करते हैं, तो उस समय अंग्रेज थे ही नहीं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि उस समय की जो जो स्थितियां थी वो ही
हम दिखा तो अच्छा रहता है, नहीं तो वो नाटक प्रभावशाली नहीं बन पाता है। तो नाटककार को देश काल एवं वातावरण का विशेष ध्यान रखना होता है, और ये एक नाटक का मुख्य तत्व भी है। अब आता है अगला तत्व, संवाद, जिसका दूसरा नाम है, और इसमें ज़्यादातर लिखते हैं काव्य शास्त्र में या नाटक के तत्वों में वर्णित कथोपकथन, कथन धन उपकथन। कथोपकथन का मतलब ही संवाद है। नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहने का अवकाश नहीं रहता, वह संवादों द्वारा ही वस्तु का उद्घाटन तथा पात्रों के चरित्र का विकास करता है। अतः इसके संवाद सरल, सुबोध, स्वाभाविक तथा पात्र अनुकूल होने चाहिए। गंभीर दार्शनिक विषयों से इसकी अनुभूति में बाधा होती है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो कथोपकथन नाटक का तत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथा वस्तु एवं पात्र एवं चरित्र चित्रण के बाद जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कथोपकथन है, और इन्हीं कथोपकथन या संवाद के माध्यम से ही पात्रों का चरित्र चित्रण होता है, और जो पात्र हैं वो सभी कथोपकथन या संवाद बोलते हैं और नाटक आगे बढ़ता है। कथा वस्तु द्वंद्व, द्वंद्व जरूरी है, कथा वस्तु में द्वंद्व जरूरी है, नहीं तो नाटक आगे नहीं बढ़ेगा। नाटक को बढ़ाने के लिए विपरीत धाराएं जरूरी हैं, द्वंद्व जरूरी है, और ये संवादों के माध्यम से आगे बढ़ता है। पात्र जो होते हैं, हम जब नाटक देख रहे होते हैं, आपको पता है अलग अलग दृश्य देखते हैं, और उसमें पात्र आते हैं जो नाटक में होते हैं, और वो अपना अभिनय करते हैं, और हम उसे देखते हैं, सुनते हैं, वो संवाद बोलते हैं, वो हू बहू जो नाटककार ने अपने नाटक में लिखे हैं वो बोलते हैं। और संवाद भी, क्योंकि ये मंचन के योग्य हैं, तो उस तरीके से लिखे होने चाहिए, और जो संवाद लिखे जाते हैं कि किस तरह बोलना है, तो वो उसको कोष्टक में लिखेगा कि वो पढ़ना नहीं होता है। कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुस्कुराते हुए कहा ये जो है ये कोष्टक में होगा, नाटक जो प्रकाशित है उसमें, और वह मंच पर बोला नहीं जाएगा। तो इस प्रकार सरल, सुबोध, स्वाभाविक और पात्रों के हिसाब से, अच्छा पात्र है तो अच्छे संवाद बोलेगा, बुरा पात्र है तो बुरे संवाद वो नाटककार पहले से तय कर चुका है। और संवाद जो है, कथोपकथन है, वो संक्षिप्त होने चाहिए। अगला जो नाटक का तत्व अभिनय है, नाटक का है विशेष रूप से, क्योंकि यह दृश्य माध्यम है और रंगमंच पर खेला जाता है, मंचित होता है, हम देखते हैं, तो अभिनेता भी अच्छे होने चाहिए। यह नाटक की प्रमुख विशेषता है, नाटक का प्रमुख तत्व है। यही नाट्य तत्व का गुण जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा कलाकार दर्शकों को आकर्षित करता है। तो इस संबंध में नाटककार को नाटकों के रूप, आकार, दृश्यों की सजावट और उसके उचित संतुलन, परिधान व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, अच्छा रंगमंच, ये सब होना चाहिए। और रंगमंच, रंगशाला की विधि विधान और अभिनय के गुण, ये सब उसको नाटक की सफलता पर निर्भर, ये उनकी जानकारी होनी चाहिए उन्हें, अभिनेता को। और जो निर्देशक है, नाटक का लिख के दे देता है, और उसका निर्देशन कौन कर रहा है उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर आधारित है कि वो किस प्रकार से रंगमंच को सजाता है, कौन से परिधान, कौन से क्या। वैसे नाटककार जो है वो इंगित कर देता है अपने नाटक में क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, जो पात्र है वो कहाँ बैठा है वो शुरुआत में ही बता देता है, जो रंगमंच पे क्या
कैसी प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी वो सफल नाटककार उसमें लिख देता है। तो सफल नाटककार वही होता है जो अच्छा निर्देशक भी होता है और उसमें थोड़ा बहुत अभिनेता का भी गुण होना चाहिए, तो वो अच्छे नाटक भी लिख सकता है। तो इस प्रकार हमने संकलन त्रय की बात पहले ही कर ली है। अभिनय भी नाटक का प्रमुख तत्व है और इसकी श्रेष्ठता पात्रों के वाक्चातुर्य अभिनय कला पर निर्भर है। अभिनय 4 प्रकार का होता है। आंगिक अभिनय जो शरीर से किया जाता है, वाचिक अभिनय जो संवाद से किया जाता है, जैसे रेडियो नाटक है। रेडियो पर जो नाटक प्रसारित होते हैं वो तो केवल ध्वनि ही सुनाई देती है हमें। उसमें अगर ज़्यादा पात्र हो और अलग अलग ध्वनि वाले ना हो तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पात्र बोल रहा है, तो उसके पात्र भी कम होने, वो संवाद का अभिनय होता है। और आहार्य अभिनय होता है, वेशभूषा, मेकअप, स्टेज विन्यास वगैरह, प्रकाश व्यवस्था ये आहार्य है। और सात्विक अभिनय अंतरात्मा से किया गया अभिनय है। तो इस प्रकार ये अभिनय जो होते हैं उसके प्रकार हैं। और इसके अलावा मैंने संकलन तरह की देश काल और वातावरण में बात कर दी। काल के जो समय है उसकी और एकता जो है, कर्म की एकता है, स्थान की एकता है। तो इस प्रकार नाटक के जो तत्व है इसको आपको अजातशत्रु के हिसाब से देखना है, तो हमें पता चलेगा कि अजातशत्रु इन तत्वों के आधार पर कितना सफल नाटक है। और आपको अभ्यास देता हूँ मैं कि इसको लिखने का भी प्रयास करें। कथावस्तु आप लिखिए, कथावस्तु क्या है उस कथा का सार लिखिए। फिर पात्र और चरित्र चित्रण, पात्र कौन कौन से हैं वो लिखो अजातशत्रु में। फिर अजातशत्रु का उद्देश्य क्या है वो लिखो। अजातशत्रु का वातावरण और देश काल क्या है वो लिखो। बुद्ध के समय का है जब, और भाषा एवं शैली अजातशत्रु की क्या है वो लिखो। और उसकी अभिनेता का गुण क्या है ये लिखो। तो इस प्रकार जो अजातशत्रु नाटक है इन तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा आपको लिखनी है। यह नाटक के महत्वपूर्ण तत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।